एमएस आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक गुण में बचा हुआ पार्ट जो था वो ऑक्सीकारक गुण था। तो ऑक्सीकारक का मैं इसमें सेपरेट वीडियो पूरा टोटल मैं समझाऊंगा और आपको गारंटी देता हूं कि ये जो रिएक्शंस हैं, अगर आपको रिएक्शन पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हम तोड़ के ही रखेंगे, यानी आसानी से आप इसको समझेंगे। ठीक है, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको आएगा ही है, बशर्ते आपको क्या करना है, पेन लेना है और पेन पर ये जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप लिखते हुए चले जाएंगे। तो रेडी हो जाइए पेन और कॉपी लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ऑक्सीकारक गुण से ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका जो कंपटीशन है या बोर्ड का एग्जाम है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से आएंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहा है प्रॉपर्टी से, तो वो प्रॉपर्टी में कौन सा पूछेगा, गुण में कौन सा पूछेगा, तो ऑक्सीकारक गुण यानी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ही पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसा क्या है इस टॉपिक में। तो चलिए नाइट्रिक अम्ल एक क्या होता है, परबल ऑक्सीकारक का काम करता है। ये जब आप ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा तो ऑर्गेनिक में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि परबल नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, एक परबल ऑक्सीकारक होता है जो क्या करता है, धातु अधातु आदि को क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है, या धातु और अधातुओं को क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं किस में टूटता है। तो कह रहा है यह है या तो नाइट्रस ऑक्साइड में, या तो या देखिए यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अमोनिया आदि में क्या हो जाएगा, ये खुद अपचयित हो जाएगा। अब ये कहेंगे कि ये कैसे एक साथ नहीं होगा, इसका अलग अलग कंडीशंस होंगे, उस कंडीशन को हमें थोड़ा सा पढ़ना होगा। तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं तो करेंगे कि कब NO2 बनेगा, N2O कब बनेगा, अमोनिया कब बनेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड कब बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगला देखिए, अब आप हेडिंग डाल देंगे नाइट्रिक अम्ल के ऑक्सीकारक गुण, इसको आप ले सकते हैं। उसके बाद आप पहला हेडिंग डालेंगे अधातुओं का ऑक्सीकरण। तो अधातुओं का जो ऑक्सीकरण है तो उसमें भी कई पॉइंट होंगे। तो इसमें अधातुओं का ऑक्सीकरण कैसे होगा, नंबर 1 क्या लिखेंगे, गर्म तथा सांद्र, गर्म तथा सांद्र होना चाहिए। क्या, नाइट्रिक अम्ल जब लेंगे तो अभी पहले हम इस कंडीशन को खाली फॉलो कर रहे हैं। क्या, गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो होता है कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, अब कैसे समझेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रिक अम्ल का पहले एक रिएक्शन समझते हैं कि नाइट्रिक अम्ल ऐसा क्यों करता है कि ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो NO3 अगर गर्म तथा सांद्र ले रहे हो अधातुओं के साथ तो ये किस में टूटता है, तो देखो ये टूटता है NO2 में, अपघटित होगा, H2O बनाता है और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। बस ये रिएक्शन आप याद रखिए, सब टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए HNO3 है, किस में टूटेगा, तो कहेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटेगा, जल में टूटेगा और नवजात ऑक्सीजन देगा। पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ले लीजिए। नाइट्रोजन देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 बढ़ा दीजिए। ऑक्सीजन बचा 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर। अब कह रहा है मेन मुद्दा क्या, कि कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देगा। ठीक है, तो देखो नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकारक गुण इसीलिए प्रदर्शित करता है, क्यों, क्योंकि यही नवजात ऑक्सीजन बनाता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, नवजात ऑक्सीजन देता है और यही नवजात ऑक्सीजन ही क्या करता है, ऑक्सीकृत करने का कार्य करता है। तो नाइट्रिक अम्ल का जो मेन मुद्दा है वो क्या है, नवजात ऑक्सीजन का निकालना, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, और यही क्या करेगा, ऑक्सीकृत करने का कार्य करेगा। चलिए यहाँ कैसे, देखो कार्बन जो होगा ना वो नाइट्रिक अम्ल से ऐसे सीधे नहीं क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा। ये क्या होगा, नवजात ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन लिखेंगे, वही आएगा ऑक्सीकृत करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा, क्योंकि बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, अब इसको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए तो ऑक्सीकृत कर देगा जल्दी से, तो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन क्या होंगे, रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। अब रिएक्शन में अगर देखो यहाँ ऊपर वाले में तो 2 नाइट्रिक अम्ल हैं, ये क्रिया कर रहे हैं, अपघटित हो रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, 1 नवजात ऑक्सीजन। और यहाँ देखो कितना नवजात ऑक्सीजन लग रहा है, 2। इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो 2 नवजात ऑक्सीजन जब मिलेगा, निकलेगा यहाँ, तब ना इसको मिलेगा, और जब ये मिल पाएगा तब क्रिया करेगा तब बनाएगा। तो इसका मतलब इसे हमें 2 लाना पड़ेगा, और 2 लाएंगे कैसे, जब इस रिएक्शन को हम डबल कर दें, यानी 2 से गुणा कर दें। अब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 नवजात ऑक्सीजन होगा, निकलेगा, और 2 नवजात ऑक्सीजन यहाँ कंज्यूम हो जाएगा, क्रिया कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 2 से क्या करेंगे, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, क्यों, क्योंकि नवजात ऑक्सीजन 2 निकला तो यहाँ 2 खत्म भी तो हो गया।
तो तीर के इधर जो होंगे समान अगर हैं और तीर के उस तरफ, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर, यानी अभिकारक और उत्पाद में अगर समान है तो उसे कट कर देना है, ठीक है। और रिएक्शन आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। कई रिएक्शन इसी एक ही तरीके से हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार देखेंगे या समझ में आ जाएगा क्या बनने वाला है, ठीक है। क्योंकि रटने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। देखो 2HNO3 होगा और ये कार्बन है, तो ये कार्बन बचा, ऑक्सीजन तो खत्म हो गया। अब देखिए 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो HNO3 कितना आ गया 4HNO3। कार्बन से कूड़ा तो किए नहीं, तो रहने दो, गिव्स 2। अब देखिए 2 दूनी 4, तो 4NO2 बन गया, और देखिए यहाँ पर 2H2O बन गया, और देखिए यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो रिएक्शन देखो ये बन गया, क्लियर। तो वही कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल जो है वो कार्बन को क्या करता है, यानी कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। तो ऐसा नहीं है, आप इस रिएक्शन को ना लिख करके डायरेक्ट यही रिएक्शन लिखेंगे तभी काम हो जाएगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अगर याद है तो आपको आगे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आगे होने वाला क्या है। देखिए अगला रिएक्शन आपको देखते हैं तो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ने सही बताया है और अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। अब अगला जो है इसको जो है आपका ये फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे आपको सेकेंड, तो लिखेंगे क्या, गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, यही इसी को ले रहे हैं। गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, सल्फर को, किसको, सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 में क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे गर्म तथा, अब देखो फिर वही काम आएगा क्या कि HNO3 जो है वो टूटेगा तो क्या बनाएगा, तो कहेंगे NO2, गर्म तथा सांद्र है तो क्या बनेगा H2O, और प्लस क्या बनेगा नवजात ऑक्सीजन। यहाँ कितना ले रहे थे तो कहते 2, ये भी कितना था 2, क्लियर। ये तो हमें याद रखना होगा, इसी रिएक्शन से आगे होगा। अब देखो सल्फर है, तो सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा आपको, तो कहेंगे SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, क्या बनाएगा सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कितना लग रहा है, कहेंगे 3, तो यहाँ पर आपको 3 लिख लेना है। अगर 3 नवजात ऑक्सीजन की जरूरत है तो 3 निकलना भी चाहिए, तो इसलिए क्या करेंगे इस रिएक्शन में 3 से गुणा कर देंगे, क्लियर हुआ। अब जो सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है, अब वो सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या होता है, आधातु का ऑक्साइड होता है जो कि अम्लीय होता है। और देखो इस रिएक्शन में क्या बनना है, जल भी बनना है, तो जल से ये क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा, तो कहेंगे H2SO4 बना लेगा। रिएक्शन इसको भी बैलेंस कर लेंगे, देखो सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, बैलेंस है, बस काम खत्म, क्लियर। क्या करना है, अब देखो कैंसिल करिए, तो 3 नवजात ऑक्सीजन यहाँ निकला था, ये 3 खत्म। देखो SO3 जो निकला वो H2O से क्रिया करे, काम खत्म, बचा क्या वो लिख लो, जो चुन्नू सा है एकदम बिजी वेरी इजी है। देखो ये 2HNO3 हो जाएगा, और ये देखो यहाँ पे आपका सल्फर आ गया, और कुछ बचा तो कहेंगे ये जल है, क्या है जल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर देखें तो H2O यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना था, देखो 3 से गुणा करेंगे तो 3 H2O निकल रहा था, लेकिन एक ही प्रयोग में आया तो बचा कितना 2, तो एक H2O यहाँ काट देंगे तो 2H2O बचेगा, तो उसी को लिख लेंगे। सल्फर हो गया, H2O तो खत्म हो गया, और बचा क्या, कुछ नहीं इधर, और बचा इधर जाएंगे तो 2NO2 हो गया, और देखो क्या बचा 2H2O हो गया, 2H2O हो गया, और प्लस क्या हो गया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा करिए पहले लिख लीजिए, तो ये बन गया H2SO4, और थोड़ा अच्छा लगेगा यहाँ 2NO2 हो जाएगा और प्लस 2H2 हो गया, ठीक है। कहाँ याद करना पड़ा है आपको, तो आप जानते हैं कि सल्फर ट्राईऑक्साइड बनेगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड जल से क्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है क्या कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड का नाम बताओ, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या होता है, जिससे वो बनेगा, किससे, SO3 से बनना है, तो SO3 जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, एनहाइड्राइड होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, क्लियर। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। तो ये हो गया आपका किसमें, सल्फर को, तो वही लिखवा गया कि गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूरा लिखना, हो सकता है आपको अगर ये डायरेक्ट याद हो जा रहा है तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्लियर। चलिए अगला देख लेते हैं, लेकिन मेरा काम है कि आपको क्या करना है, पूरा का पूरा कंसेप्ट बताना है, ठीक है, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। लेकिन हाँ रिएक्शंस को लिखने की जरूर कोशिश करिए, ज़्यादा ज़्यादा लिखेंगे आपको रिएक्शन आ जाएगा। अब थर्ड जो है एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहा है कि गर्म तथा सांद्र, गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, गर्म तथा सांद्र
नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, सल्फर को, सॉरी सल्फर तो हो गया, आयोडीन को, ठीक है, I2 को HiO3 यानी आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। देखो सिंपल सा, अभी तुरंत आपको समझ में आएगा, ऑक्सीकृत कर देता है। क्लियर? कैसे समझेंगे? देखो अब यहां पर क्या लिखना है आपको, वही HNO3 बेचारा किस में टूटेगा, तो कहेंगे 2NO2 में टूटेगा और क्या बनाएगा, H2O में। यहाँ मैंने क्या लिया था 2, और क्या बनाएगा, एक नवजात ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या है, आयोडीन है, तो I2 जो होगा वही क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्या करेगा, क्रिया करेगा, तो रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, देखो O। तो ये जो बनाता है नवजात ऑक्सीजन, ये बनाता है I2O5 आयोडीन पेंटाऑक्साइड। क्लियर हुआ? अब आयोडीन पे, अब देखो यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है तो ये 5 लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये पूरे रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 5 नवजात ऑक्सीजन मुक्त कर रहा है। अब ये जो आयोडीन पेंटाऑक्साइड है, ये क्या है आपका, आयोडीन एक आधातु, आधातु का ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है, तो H2O के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, तो कहेंगे HiO3 बन जाएगा, आयोडिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, आयोडिक। अब देखिए ध्यान में रखिए कि आयोडिक, यहाँ पर देखिए I2O5 जल अवघटन कराते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये ध्यान में रखेंगे। जल अवघटन कराने पर ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। देखो 5 दूनी, ऐसे याद रखोगे, 5 दूनी 10, -10 होगा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस, तो 2 ऑक्सीजन पर 10 माइनस, सॉरी 5 ऑक्सीजन पर 2, सॉरी 10 माइनस। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ध्यान में रखेंगे, एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस, तो 5 पे कितना माइनस, 10, तो 10 माइनस के साथ क्या आएगा, 10 प्लस, और आयोडीन कितना है 2, तो 1 पर कितना आएगा, तो हम कहेंगे 10 को 2 भागों में बांटो तो +5 +5, तो आयोडीन पर कितना आता है, +5। या तो वही याद रख लो जो मैंने मैथ वाला बताया, जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, मानते हैं, माना आयोडीन का ऑक्सीकरण संख्या x है तो हम कहेंगे x लिख लो, आयोडीन कितना है 2 है तो 2x, प्लस फास्फोरस, सॉरी ऑक्सीजन कितना है 5 है, और एक ऑक्सीजन पर कितना मान है 2 बराबर 0, तो 2x माइनस कितना होगा 10 बराबर 0, तो 2x बराबर 10, कैंसिल आउट करोगे तो x बराबर +5। उसी प्रकार से यहाँ देखोगे तो 3 दूनी 6, देखो बायो वाले तुरंत ऐसे डायरेक्ट या मतलब निकालते हैं, ठीक है, मैथ वाले तो मानना पड़ेगा भाई, ऐसा मैथमेटिकल, ठीक है। तो देखो क्योंकि उनका जी नहीं मानता, क्योंकि उनके मैथ का वो होता है ना। देखो 3 दूनी 6 -6, तो क्या हो जाएगा आपका +1, देखो H +1 होता है, तो बचा क्या, देखो -6 है, +1 खत्म हो गया, कितना बचा -5, तो -5 के लिए क्या चाहिए +5, तो आयोडीन पर क्या है +5, तो यहाँ पर आयोडिक अणु में भी क्या है 5 प्लस है, इसमें भी 5 प्लस है। तो ध्यान में रखेंगे, जल से क्रिया कराते हैं तो जल अवघटन कहते हैं, और जल अवघटन में ऑक्सीकरण संख्या कभी भी नहीं बदलती है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो वही कह रहा है कि फिर से मुद्दे पे आते हैं, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, H2O बनाएगा, नवजात ऑक्सीजन मुक्त करेगा। वो नवजात ऑक्सीजन जो होता है वो आयोडीन के साथ क्रिया करके आयोडीन पेंटाऑक्साइड बनाता है, और आयोडीन पेंटाऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, HiO3 यानी आयोडिक अम्ल बनाता है। चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं, देखो I2O5 कैंसिल हो गया, 5 ये भी कैंसिल हो गया, अब जोड़ लेते हैं क्या बचा। अब देखो ऑक्सीजन, देखो H2O लगा था ना कितना, हाँ इसको हमने बैलेंस नहीं किया, इसको बैलेंस कर लेंगे एक बार। देखो आयोडीन जो है, देखिए यहाँ पर कितना है I2, देखो आयोडीन है आपका I2 2 है तो 2 ले लेंगे आयोडीन। हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 तो 5 और 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, H2O में कोई परिवर्तन नहीं है, एक ही था, तो एक ही H2O जो होगा, अब देखो यहाँ 5 है तो 5 से कट जाएगा 1, तो कितना बचेगा 4, तो यहाँ 4 H2O है। अब इसको जोड़ लीजिए, क्या बना 2HNO3 बन गया, और प्लस I2 है, देखो यहाँ पर HNO3 बचा, और यहाँ देखो 2 है तो 5 दूनी 10 लिखना पड़ेगा, यहाँ तो 10 H2 हो जाएगा, 10 HNO3 हो जाएगा, और प्लस I2 हो गया, और कुछ बचा, और इधर कुछ नहीं बचा, ठीक है। उसके बाद लेके चलो इधर, तो यहाँ पे क्या होगा 2NO3 है, तो देखो यहाँ 2NO2 है, यहाँ 5 से है तो 5 से गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया 10, जल कितना था तो कहेंगे 4 बचा था, 4 H2O, और ये कितना हो गया आपका तो 2HiO3, तो आयोडिक अम्ल कितना बन गया 3। तो ध्यान में रखिए कि थोड़ा सा जो बन रहा है उसको हम पहले लिख लेंगे, मुख्य उत्पाद है ना, मेन प्रोडक्ट है, इसको पहले लिख लिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तो आपका 10NO2 और प्लस जो होगा आपका 4H2O हो जाएगा, क्लियर। तो देखो यही है, तो वही कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, आयोडीन को आयोडिक अम्ल में, किसमें, आयोडिक एसिड में, या आयोडिक अम्ल बोलते हैं, आयोडिक
अम्ल में क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, तो ये आयोडीन के बारे में हमने बात कर लिया। अब एक और देखते हैं फास्फोरस, क्या है आपका फास्फोरस वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर फास्फोरस को क्या करता है, यह यानी कह सकते हैं गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल फास्फोरस को आर्थोफास्फोरिक अम्ल यानी H3PO4 में क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। बस ऐसे लिख लेना, सिंपल सा बात है। फिर वही लिखना रिएक्शन क्या। अब मुझे लग रहा है इतना हम लोग पढ़ चुके कि आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पे 2NO2 हो गया और प्लस क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे H2O हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, नवजात ऑक्सीजन हो जाएगा। ये हमने पढ़ा, क्लियर। अब ये जो नवजात ऑक्सीजन है वो फास्फोरस के साथ क्या क्या करेगा, क्रिया करेगा और ये बनाएगा। अब फास्फोरस जो होता है वो +5 में जाएगा तो P2O5 बनाएगा, क्या बनाएगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन हो गया 5, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 5, फास्फोरस है 2 तो 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना नवजात लगा 5, तो इसका निकल कितना रहा 1, गुणा कर दीजिए कितने से, 5 से, तो 5 से हमने गुणा कर दिया, क्लियर। अब क्या करना है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तुरंत समझ गया अरे यार फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या है, आधातु का ऑक्साइड है। आधातु का ऑक्साइड क्या करेगा, जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, अम्ल, और ये बनाएगा H3PO4। इसमें भी देख लेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या बदलनी नहीं चाहिए, क्यों, जल आवटन में। तो कह रहा 5 दूनी 10 माइनस, 10 माइनस के साथ क्या आएगा 10 प्लस, तो एक फास्फोरस पे कितना आएगा, तो कहेंगे 5 प्लस। यहाँ देखेंगे 4 दूनी 8, यानी ऑक्सीजन पर टोटल 8 माइनस, यहाँ पर देखेंगे तो 3 प्लस, तो 3 प्लस 8 प्लस में क्या होगा, 5 माइनस बचेगा, सॉरी 3 प्लस है और यहाँ 8 माइनस है, तो यानी 3 प्लस 8, 3 माइनस को खत्म कर देगा, बचेगा 5 माइनस, 5 माइनस के साथ क्या चाहिए, तो 5 प्लस, या ऐसे देखो 5 3 8 प्लस हो गया 8 माइनस, तो फास्फोरस पर कितना हो गया +5। या तो मान लीजिए फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या x है, हाइड्रोजन का +1 होगा, ऑक्सीजन का 2 है, 4 दूनी 8 -8, तो ऐसे क्या करेंगे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बशर्ते, क्योंकि मुद्दे से हम लोग भटक सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सेम वही है कि ऑक्सीजन कितना है आपका 5 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 5 है, कैंसिल, काम खत्म। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, अभी इसको भी बैलेंस कर लेंगे एक बार, देखो तभी कैंसिल करेंगे। ठीक है, हो सकता है गलत हो जाए। तो देखिए यहाँ पर फास्फोरस कितना है 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या सकते हैं 2। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना देखिए 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि फास्फोरस हो गया 2, ये तो बैलेंस है, और हाइड्रोजन 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 बढ़ा दें, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितना होगा 5 3 8, यहाँ 4 दूनी 8। ठीक है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 3 H2O है, क्लियर। अब चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं। अब देखो H2O 3 H2O है और यहाँ कितना निकल रहा है 5, तो 5 में से तो 3 तो यूज हो गया, बचा कितना 2, तो यहाँ पर 2 H2O, या 5 H2O था 3 से कट गया 2 बचा, बस इसे लिख लेना। अब लिखिए 2HNO3 और +2P गिव्स टू, क्या हो रहा है, तो कहेंगे 2H3 यानी आर्थोफास्फोरिक अम्ल, इसे क्या बोलते हैं, फास्फोरिक अम्ल यानी एसिड। ठीक है, ये बनेगा और प्लस क्या बनेगा बोलो 2NO2, क्या बनेगा, अब देखो 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 NO2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 H2O बना था, ये हो गया। देखो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी कैंसिल हो गया था, तो ये H3PO4 आ गया आपका 2, और 10 NO2 आ गया और 2 H2O आ गया, क्लियर। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर HNO3 5 दूनी 10 आएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 10, बस हो गया। अब रिएक्शन को एक बार चेक कर लेंगे बैलेंस है कि नहीं है। तो ये कह रहा है कि फास्फोरस को क्या कर रहा है, फास्फोरस को क्या कर रहा है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल में क्या कर दे रहा है, ऑक्सीकृत कर दे रहा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि अगर हम क्या करते हैं, अधातुओं के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे धातु, यानी ये तो हो गया आपका अधातुओं के साथ। अगले वीडियो में बात करेंगे कि उप धातुओं के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है, या धातुओं के साथ क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। देखिए ये जो रिएक्शंस हैं ये प्लीज आप लोग लिखते रहिएगा, बिना लिखे हुए आपको रिएक्शंस नहीं याद होगा और समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे देखोगे तो लगेगा कि हमें समझ में आ गया है, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि समझ में
देखने पे लगता है नहीं आता है, लेकिन जब आप लिखना चालू करेंगे तब आपको एहसास होगा। तो कोशिश करिए लिखने की। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।